Hello everyone, welcome to Smart Study. My name is Jyoti and I am here again with my 5 question series. Let's start. See the first question. Which two of the following oppositions are best evoked by Hamlet's utterance to be or not to be? क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? जो ये अटरेंस है हैमलेट की, हैमलेट इज़ ए वर्क बाय विलियम शेक्सपियर. ये वर्क है, इसमें इसने कोटेशन दी है टू बी और नॉट टू बी. इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी. ए एंड डी इज द राइट ऑप्शन. तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट. मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट, ए एंड बी. तो क्या है इसका मतलब, क्या है टू बी और नॉट टू बी? ये विलियम शेक्सपियर का वर्क है, इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. इसकी स्टोरी कैसे चलती है विलियम शेक्सपियर के इस वर्क की? क्या होता है, ये जो हैमलेट होता है इसके फादर होते हैं, हैमलेट नेम से ही ये मॉर्निंग ओपनिंग सीन क्या होता है, इसके फादर का इसको गोस्ट दिखाई देता है जिनकी डेथ हो चुकी है. उनका गोस्ट इसको दिखाई देता है और उनको बताता है हैमलेट को मेरी कैसे कैसे डेथ हुई है. मेरी डेथ नहीं हुई है, मेरा मर्डर हुआ है. और किसने किया है? तुम्हारी मदर ने और तुम्हारे अंकल ने, जिन्होंने इसके फादर की डेथ के बाद मैरिज कर ली थी. मदर का नाम है गर्ट्रूड एंड अंकल का नाम है क्लॉडियस. ठीक है, और वो बताता है कि मेरे कान में जहर डालने की वजह से मेरी मौत हुई थी, उन्होंने मुझे मारा है. तो हैमलेट इससे बेचैन हो जाता है और वो पता लगाने की कोशिश करता है उन्होंने ऐसा क्यों किया है. और वो मैडनेस मतलब अपने आप को पागल दिखाता है कि मैं पागल हो गया हूँ. तो उसका अंकल जो क्लॉडियस होते हैं उसको इसकी बात पर शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ पता चल गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है. ठीक है, तो वो इसके पीछे इसके फ्रेंड्स हैं उनको स्पाई करने के लिए भेजता है काफ़ी इसको वहाँ से. ये जो डेनमार्क है, इसका फुल टाइटल क्या है इस वर्क का? हैमलेट ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क. ठीक है, डेनमार्क का प्रिंस है और इसको यहाँ से बाहर भेज देता है पढ़ने के लिए कुछ भी बहाना बनाकर. और इसके दो फ्रेंड्स हैं रोजेनक्रेट एंड गल्डनस्टर्न, जो कि इस नाम से रोजेनक्रेट एंड गल्डनस्टर्न, ये दो फ्रेंड्स होते हैं हैमलेट के, जिनको ये इसके पीछे लगा देता है. और इसी नाम से एक वर्क है टॉम स्टोपार्ड का वर्क है गल्डनस्टेन एंड रोजेनक्रेट एंड गल्डनस्टर्न. ठीक है, तो उसका रेफरेंस कहाँ से हुआ? हैमलेट के शेक्सपियर के हैमलेट से. ठीक है, ये बात हुई. तो हमारी स्टोरी क्या चल रही थी? हमारी स्टोरी चल रही थी कि इसको पता चल जाता है, इसके अंकल को शक हो जाता है कि ये पागलपन का वैसे ही कुछ बहाना बनाए हुए हैं. तो इसके पीछे आदमी लगाता है, खुद सर्च करने की कोशिश करता है. तो इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है ओफेलिया. ओफेलिया इसकी गर्लफ्रेंड होती है. इसका भी यूज़ करता है ये सच्चाई निकालने के लिए. तो एक ये जो कोटेशन आती है हमारी टू बी और नॉट टू बी, ये आती है हमारी एक्ट 3 सीन 1. ठीक है, एक्ट 3 सीन 1. और इसका नाम क्या होता है? इस एक्ट का नाम दे दिया गया है ननरी सीन. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये ओफेलिया का यूज़ कर रहा है. ये जो क्लॉडियस किंग है, जो इसका अंकल है, ये ओफेलिया का यूज़ करते हैं रियलिटी पता लगाने के लिए. क्या करते हैं, ओफेलिया को उसको वो जो हैमलेट है उसके पास भेज देते हैं और उनकी बात पीछे से सुनते हैं. जब ये ओफेलिया से बात करती है तो हैमलेट को कुछ शक हो जाता है, भाई कोई ना कोई मेरी बातें सुन रहा है या मुझ पर कुछ ना कुछ ये चक्रव्यूह रचा जा रहा है. ठीक है, तो हैमलेट को लगता है ओफेलिया भी उनसे इसको शक हो जाता है कि कुछ गलत हो रहा है. तो इसको लगता है ओफेलिया भी मेरे अंकल से मिल चुकी है और मेरे खिलाफ साजिश रच रही है. और इसकी बातें कौन सुन रहा है? जो हैमलेट और ओफेलिया की हैं, पोलोनियस जो कि ओफेलिया के फादर हैं, और क्लॉडियस. ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हैमलेट अपने पागलपन का ऐसे ही नाटक करता रहता है और ओफेलिया को काफ़ी भला बुरा बोलता है. इसको ननरी सीन क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे ओफेलिया को हैमलेट बोलता है कि तुम्हें एक ननरी में चला जाना चाहिए. ननरी क्या होता है? एक मोनेस्ट्री, मीन्स रिलीजियस प्लेस होता है जहाँ पे जो नन्स रहती हैं. मीन्स तुम्हें अब ननरी चला जाना चाहिए. इस टाइप से बातें होती हैं. और यहाँ पे जब इसको इतना मीन्स सैड हो जाता है कि ओफेलिया उनसे मिल चुकी है, मेरी मदर ने, मेरे अंकल ने मेरे फादर का मर्डर किया है, तो ये सैड होकर सोचता है क्या मुझे मर जाना चाहिए या जीवित रहना चाहिए, इस टाइप से सोचता है. तो क्या हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं.
तो क्या कहता है इस सीन में, क्या बोलता है, टू बी और नॉट टू बी, क्या मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो बिटवीन लाइफ एंड डेथ, वो लाइफ और डेथ के बारे में सोचता है। और क्या बोलता है, बिटवीन डूइंग एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग, क्या मुझे ये करना चाहिए और या नहीं। और एक और बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हैमलेट जो होता है शेक्सपियर का, ये जो करेक्टर है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, सबसे बड़ा स्कॉलर था, ठीक है। और यही कंफ्यूज रहता है कर इस काम को करे या ना करे, और ये काफ़ी लेट करता रहता है चीज़ों को, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये मैचिंग क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग करना है। आर्की राइटिंग, आर्की राइटिंग क्या होता है, आर्की मीन्स क्या होता है, ओरिजन, ओरिजन और प्रिंसिपल। राइटिंग क्या होता है, इरेजर क्या होता है, राइटिंग, ठीक है। और आर्की का मतलब क्या हुआ, ओरिजन, और इरेजर का मतलब हुआ राइटिंग, ओरिजन ऑफ राइटिंग, ठीक है। ये तो इसका हुआ मतलब, और ये किसने कॉइन किया है, जैकस डेरिडा ने, ठीक है। और क्या इससे क्या पता चलता है, आर्की राइटिंग का मतलब क्या है, डेरिडा यहाँ पे क्या करने की कोशिश करता है, राइटिंग का ओरिजन, राइटिंग के प्रिंसिपल, राइटिंग कैसे डेवलप होती है, इस टाइप से इसको कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता है, ठीक है। और फिर हमारा आता है साइबर्ग। साइबर्ग क्या है, साइबर्ग है, ये सेकंड ऑप्शन के साथ ही मैच होगा, डोना हार्वे, ठीक है। ये एक वर्क है डोना हार्वे का। और साइबर्ग का मतलब क्या होता है, रोबोट, रोबोट भी उस टाइप का जो ह्यूमन और मशीन के बीच का कार्य होता है, मीन्स वो उसकी कुछ क्वालिटी ह्यूमन से मिलती जुलती होती हैं, ठीक है, होता वो रोबोट ही है। फिर हमारा क्या आता है, जीनोटेक्स्ट। जीनोटेक्स्ट इज ए कंसेप्ट बाय जूलिया क्रिस्टेवा। जीनोटेक्स्ट क्या है, जीनोटेक्स्ट एक वर्ड आता है, फोनोटेक्स्ट, फोनाटेक्स्ट एंड जीनोटेक्स्ट, ठीक है। ये जूलिया क्रिस्टेवा का। फोनोटेक्स्ट आगे डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, बस ये समझ लो फोनोटेक्स्ट होता है एक टाइप से फैक्ट, फैक्ट, इसको एक वर्ड से अगर समझें, फैक्ट। और जीनोटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, ये तो फैक्ट हुआ, और ये क्रिएटिव, मीन्स एक जो टेक्स्ट है वो एक, जब उसको फिजिकल ऑब्जेक्ट में देखते हैं हम तो वो फोनोटेक्स्ट होती है, लेकिन जब हम इस टाइप से देखते हैं इस वर्क का कैसे मीनिंग डेवलप हुआ है, वो जीनोटेक्स्ट बोल दिया जाता है। इसको अच्छे से देखते हैं, दोबारा से आगे क्लियर करते हैं। अब हमें हार्मोनिटिक सर्कल देख लेते हैं। ये क्या है, हार्मोनेटिक्स। हार्मोनेटिक्स कौन होते हैं, जो मीन्स ये इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं किसी रिलीजियस वर्क का, लाइक बिब्लिकल वर्क का इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं, क्या है क्या नहीं है, मीन्स एक टाइप से क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज भी नहीं कह सकते, इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्मोनेटिक सर्कल। और अगर प्रॉपर मीनिंग बताऊं मैं हार्मोनेटिक सर्कल का है, एक तो पार्ट होता है होल पार्ट ऑफ समथिंग, एक होता है छोटा सा पार्ट, एक तो होल हो गया, एक पार्ट हो गया, ठीक है। कोई भी चीज़, एक चीज़ पूरी बनी होती है किसी चीज़ से, लाइक एक वर्क ही देख लेते हैं हम, एक पूरी बुक है, फिर उसका एक पार्ट होता है। पार्ट क्या होता है, उसमें लेसन्स में डिवाइड होती है वो, फिर लेसन क्या किस चीज़ में डिवाइड होते हैं, पैराग्राफ्स में डिवाइड होते हैं, पैराग्राफ किस में डिवाइड होते हैं, लाइन्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। किसी सेंटेंस का मीनिंग कब बनता है, जब उसके एक एक पार्ट को समझा जाए। किसी पैराग्राफ का मीनिंग कब बनता है, जब उसके पार्ट्स को, उसके लाइन्स को समझा जाए। और एक चैप्टर का मीनिंग कब बनता है, जब उसके हर पैराग्राफ का मीनिंग निकाला जाए। मीन्स एक पूरी होल का मीनिंग तभी समझ आता है जब एक पार्ट का समझे, ठीक है। होल और पार्ट से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर देख लेना कौन सा बना है, ठीक है। चलो हम ये जो टर्म्स हैं कौन सी बताई, आर्की इरेजर जैकस डेरिडा, साइबर्ग डोना हार्वे, जीनोटेक्स्ट जूलिया क्रिस्टेवा एंड हार्मोनेटिक फ्रेडरिक स्लीमेकर्स, ठीक है। ये क्या है, हार्मोनेटिक है एक, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका, आप अपना देख लेना कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा। ये देखिए आर्की राइटिंग जो कि मैं बता चुकी हूँ क्या जैकस डेरिडा का है, और ये किस वर्क में डिस्कस किया है इसने, प्लेटोज फार्मेसी, ठीक है। इन क्या करने की कोशिश करता है, रीओरिएंट रिलेशनशिप बिटवीन स्पीच एंड राइटिंग। ये इसके बीच रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश करता है, स्पीच और राइटिंग के बीच कैसी रिलेशनशिप है, कैसे हमारी स्पीच राइटिंग को फिक्स करती है, या राइटिंग कैसे हमारी स्पीच को डेवलप करती है, ठीक है। आर्की राइटिंग मीन्स ओरिजिन ऑफ राइटिंग। और कभी ये यहाँ पे क्या करता है, प्लेटो का एग्जाम्पल लेता है, और फर्डिनेंड डी सोसर के बारे में भी, जैसे प्लेटो ने स्पीच को प्रेफरेंस दी है और फर्डिनेंड डी सोसर ने राइटिंग को प्रेफरेंस दी है। फिर आती है हमारी फोनोटेक्स्ट एंड जीनोटेक्स्ट, ठीक है। फोनोटेक्स्ट क्या है, फोनोटेक्स्ट रेफर्स टू ए टेक्स्ट, फोनोटेक्स्ट रेफर्स टू ए टेक्स्ट
as fact as appearing in its concrete manifestation and material form, communicative function, ठीक है। और जीनोटेक्स्ट क्या बोला है इसने, जीनोटेक्स्ट एक क्रिएटिव मीन्स, फोनेटेक्स्ट का मतलब क्या है, एक फैक्ट, उसका फिजिकल अपीयरेंस, वो कैसी दिखाई देती है, कम्युनिकेटिव फंक्शन क्या है। लेकिन जीनोटेक्स्ट का मतलब क्रिएटिव मीन्स ए फिजिकल टेक्स्ट कम इनटू बीइंग नॉट लैंग्वेज बट बाय मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज इन बायोलॉजिकल एंड सिमेंटिक सेंस, ठीक है। उसका कैसे मीन्स, उस जीनोटेक्स्ट का मतलब कैसे, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे हुई है, ठीक है। और ये जो फोनेटेक्स्ट है, इसको फोनेटेक्स्ट ऐसे बोल सकते हैं, और इसमें जीनोटेक्स्ट आती है हमारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये देख लेना, एक मिनट। साइबर्ग, ये एक इसका ऐसे है डाना हारेवे का, ठीक है, इसको पढ़ लेना। हर्मेनेटिक, ये हमारे हर्मेनेटिक्स हैं, फ्रेडरिक सिलमेकर, विल्हेम डिल्थे, हैंस गैडामर, ठीक है। फ्रेडरिक सिलमेकर ये है, और क्या इन्होंने ये क्या हर्मेनेटिक सर्कल से रिलेटेड हैं, ठीक है। हर्मेनेटिक सर्कल जो मैं बता चुकी हूँ क्या होता है। ये हर्मेनेटिक्स कौन थे, इट इज़ द थियरी एंड मेथडोलॉजी ऑफ इंटरप्रिटेशन, स्पेशली द इंटरप्रिटेशन ऑफ बिब्लिकल टेक्स्ट, विजडम लिटरेचर एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट, ठीक है। ये रिलीजियस वर्क की इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं, कैसे वो डेवलप हुआ है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which two of the following are the title of the section in Thomas D. Quincy's The English Mail Coach? थॉमस डी क्विंसी का ये वर्क है इंग्लिश मेल कोच। इसमें कौन से ये टाइटल, डिफरेंट टाइप, मतलब इसके 4 पार्ट्स हैं, और 4 पार्ट्स के टाइटल दिए गए हैं, वो बताने हैं, उनमें से 2 कौन से हैं, ठीक है। इसमें एक तो होता है हमारा ग्लोरी ऑफ मोशन, जो कि हमारा फर्स्ट है। फिर आता है हमारा विजडम ऑफ डेथ, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 3 पार्ट है ओनली, सॉरी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है ग्लोरी ऑफ मोशन, सेकंड है विजडम ऑफ डेथ, एंड थर्ड इज द ड्रीम, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, बी एंड सी, हमारा ऑप्शन थर्ड इज द राइट, ठीक है। देखिए जी, ये है हमारे पार्ट्स इंग्लिश मेल कोच थॉमस डी क्विंसी का। उसमें पहला पार्ट क्या था, ग्लोरी ऑफ मोशन। इसमें एक इसके अंदर एक कंक्लूडिंग पार्ट होता है। ग्लोरी ऑफ मोशन जैसे चलता है ना इसकी स्टोरी, इसमें एक कंक्लूडिंग पार्ट आता है जिसका नाम है गोइंग डाउन विद विक्ट्री। क्या है उसका कंक्लूजन का जो नेम है, उस क्या कंक्लूजन को क्या टाइटल दिया गया है, ग्लोरी डाउन विद विक्ट्री। और क्या स्टोरी होती है ग्लोरी ऑफ मोशन में सॉरी, ग्लोरी ऑफ मोशन में जो नेपोलियनिक वॉर होती है, उसमें नेपोलियनिक वॉर, उसमें इंग्लैंड की विक्ट्री को बताया जाता है, कैसे कैसे इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। इंग्लैंड की विक्ट्री को बता रहा है ग्लोरी ऑफ मोशन में, ठीक है। कंक्लूडिंग पार्ट का टाइटल क्या है, गोइंग डाउन विद विक्ट्री। और सेकंड पार्ट में क्या होता है, द विजन ऑफ सडन डेथ, ठीक है। ये इंग्लिश मेल कोच एक ट्रेन का नाम है, उसमें बैठा हुआ है और उसको एक अचानक से जो वहाँ पे एक्सीडेंट होता है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। और फिर थर्ड पार्ट में क्या था, ये कुछ ड्रीम्स देखते हैं, ठीक है। ओपियम ईटर था, ठीक है। ओपियम इसने, जैसे ओपियम ईटर एक टाइप से कोई अफीम टाइप की चीज़ें होती हैं उसका उसमें उसके अंडर ये एक मीन्स उसके माइंड पे ओपियम का इफेक्ट छाया हुआ था, और ये ड्रीम्स देखता है, 5 ड्रीम्स देखता है, ठीक है। 5 ड्रीम्स के बारे में फिर डिस्कशन कर रहा है, ठीक है। थर्ड पार्ट का क्या नेम है, ड्रीम फ्यूज फाउंडेड ऑन द प्रीसीडिंग थीम ऑफ सडन डेथ, ठीक है। तो क्या देखता है, फर्स्ट ड्रीम में क्या देखता है, एक शिप को देखता है, बोट को देखता है, उसमें वुमेन्स हैं, काफ़ी सारी वुमेन है, और उन वुमेन्स में एक मिस्टीरियस वुमेन को देख रहा है। सेकंड पार्ट में क्या देखता है, सेकंड पार्ट में देखता है कि वो जो बोट है किसी चीज़ से टकरा जाती है, ठीक है। और थर्ड ड्रीम में क्या देख रहा है, ये थर्ड ड्रीम क्या देखता है, वो मिस्टीरियस वुमेन दोबारा से अपीयर हो जाती है। ऐसे ही फोर्थ और फिर फिफ्थ ड्रीम चलता है, ठीक है। यहाँ से बस यही याद रखना है कि ये 3 पार्ट्स के क्या नेम हैं और क्या क्या कैसे स्टोरी चलती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज स्ट्रक्चर्ड इनटू ए पोइम ऑफ 999 लाइन्स प्रिसीडेड बाय ए फॉरवर्ड एंड फॉलोड बाय ए कमेंट्री एंड ए इंडेक्स, ठीक है। ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा एक नोवेल है, क्या है, नोवेल है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर किस चीज़ में है, पोइम है। हम तो उसको नोवेल बोल रहे हैं, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक पोइम की फॉर्म में है। वो कौन सा वर्क है, उसमें एक कमेंट्री होती है, मीन्स शुरू में कमेंट्री होती है और एक इंडेक्स होता है, ठीक है। वो हमारा ऑप्शन सेकंड इज द राइट, ठीक है। पेल फायर,
पेल फायर इज ए नॉवल बाय व्लादिमीर नोबोकोव। किसका वर्क है? व्लादिमीर नोबोकोव का है और पब्लिश्ड इन 1962। व्लादिमीर नोबोकोव पब्लिश्ड इन 1962। और क्या स्टोरी चल रही है इसमें? इसमें एक जैसे नावल है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, राइटर बताता है, जैसे हमारे व्लादिमीर नोबोकोव बताते हैं कि हम एक ये भी राइटर खुद बताते हैं, हमारे नावल में एक राइटर है, ठीक है। कौन है हमारे वर्क में? एक राइटर हैं, ठीक है। राइटर का क्या नाम है? जॉन सेड। राइटर मीन्स वो पोइम है, पोइम लिख रहे हैं और फिर ये जो इनका मर्डर हो जाता है हाफ पोइम लिखने के बाद, फिर आते हैं हमारा चार्ल्स किनबोर्ड, ठीक है। फिर ये बाद का पार्ट ये लिखते हैं। इन चार्ल्स शेड का, जॉन शेड जो एक पोइम लिखते हैं पेल फायर, इसी नाम से ये नोवेल है। और जो इसके अंदर पोइम है उसका नाम भी पेल फायर है और उसके पोइट कौन है? जॉन शेड हैं। और जो बाद का पार्ट कंप्लीट करते हैं दूसरे राइटर कौन है? उनके कलीग होते हैं और नेबर होते हैं चार्ल्स किनबोर्ड, ठीक है। जॉन शेड का मर्डर होता है, चार्ल्स किनबोर्ड खुद सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये मस्ट रीड नावल है, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ लेना, ठीक है। फिर हमारा अदर ऑप्शन में कौन सा वर्क था? रैग टाइम, ठीक है, ये था। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन इसमें सेकंड राइट है, लेकिन हम रैग टाइम को भी डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क है ये, ठीक है। रैग टाइम किसका वर्क है? E.L. डॉक्टरोव और पब्लिश इन 1975 में। ये 62 में है, ये 75 में। एक हिस्टोरिकल वर्क है, सेटिंग न्यूयॉर्क की है और सेटिंग का टाइम पीरियड क्या है? 1902 से 1912 तक है, न्यूयॉर्क की सेटिंग है। कौन सा वर्क? रैग टाइम बाय E.L. डॉक्टरोव, ठीक है, पब्लिश इन 1975, हिस्टोरिकल वर्क, ठीक है। इसमें 3 फैमिली की लाइफ को डिस्कस किया गया है। कौन कौन 3 फैमिली में? जो अपर क्लास फैमिली है उसके जो करेक्टर का नेम क्या है? फादर, मदर, ग्रैंडफादर, मदर्स यंगर ब्रदर एंड लिटिल बॉय, ठीक है। क्या नाम दिया गया? फादर, मदर, ग्रैंडफादर, इस टाइप से। मीन्स कोई प्रॉपर नेम नहीं है, उनको करेक्टर को ही फादर मदर बोला गया है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये इसके बारे में मैंने क्यों डिस्कस किया? क्योंकि नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 बेस्ट नॉवल की लिस्ट आती है, मीन्स जो अभी तक 100 बेस्ट नॉवल रहे हैं उसमें ये रैग टाइम है और उसको पढ़ना मस्ट है। उन सभी वर्क को पढ़ लो, आपका हाफ लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगा नेट में। क्योंकि अगर आप उसकी समरी देखना है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क है वो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो वैसे भी 100 बेस्ट नॉवल उसकी सीरीज में इसका नाम है रैग टाइम, 100 बेस्ट नॉवल में आता है और इसको पढ़ना है, इसकी समरी को देखना है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड ऑप्शन था इनर साइड ऑफ विंड। ये टाइटल देख लो, बस ये देख लो किसका वर्क है, इनर साइड ऑफ द विंड, ये पैविक का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच 2 पोइम्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? ये पूछा गया है, ये पोइम्स दी गई हैं, इनमें से कौन सी ड्रामेटिक मोनोलॉग है? इसको तो सबको पता होगा, उलेसिस ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो इनमें से कौन सी हो सकती है? ये है कैरोल एंड डफे का मेडूसा। कौन सी है? पहली उलेसी भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मेडूसा किसके वर्क है? ये कैरोल एंड डफे, ठीक है। उलेसिस किसका वर्क है? ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वर्क है। चलो इसको देख लेते हैं। उलेसी इज ए पोइम, ये क्या है? ब्लैंक वर्स में पोइम है, ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड की पोइम है और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें क्या स्टोरी चल रही है? उलेसी जो इसमें एक करैक्टर होता है वो ट्रोजन हीरो होता है। बैकग्राउंड में कौन सी वॉर है? ट्रोजन वॉर है और इसकी वाइफ होती है इथैका, इसका सन होता है टेलेमेचस, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, इथैका तो पैलेस है ना, प्लेस है, इसकी किंगडम है, पेनलोप है इसकी वाइफ, ठीक है। ये आता है और ये जैसे वॉर से वापस आता है तब इसको सब कुछ ठीक है घर में, लेकिन फिर भी इसको मन शांत नहीं होता क्योंकि इसको लगता है ये एक भट्टी, जहाँ भट्टी का मतलब आप हीत इसके पास बैठे हुए हैं, हाथ सेक रहे हैं, लेकिन इसको वो भी मतलब वो टाइम इंजॉयमेंट नहीं लगती। इसको लगता है कि मैं अपनी लाइफ ऐसे ही वेस्ट नहीं कर दूंगा आराम से बैठकर। तो इसको ये इसकी एक इम्पोर्टेंट जो कोटेशंस हैं ये हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट कोटेशन क्या बोलता है? टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ठीक है, इनको याद कर लेना। और दूसरी लाइन क्या है? लाइफ पाइल्ड अपॉन लाइफ, ठीक है। पहली कौन सी? टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड, नॉट टू यील्ड, एंड सेकेंड इज लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, ठीक है। ये कौन बोलता है? उलेसिस। और ये याद करने की है और एग्जाम में रिपीट होती हैं ये चीज़ें।
दूसरी लाइन बोलता है ये मोस्ट ब्लेमलेस इज ही सेंटर्ड इन द स्फेयर। ये किसके बारे में बोलता है? ये अपने बेटे के बारे में बोलता है। मोस्ट ब्लेमलेस ही इज ही, उसको अपने बेटे पे विश्वास है और उसको पता है वो अच्छा हायर है उसका, मीन्स वो उसकी किंगडम को अच्छे से चला सकता है वो। और वो बोलता है ही वर्क्स हीज आई माइन, वो अपना काम करेगा मैं अपना, मीन्स उसको अपने बच्चे पर विश्वास है। और थर्ड लाइन किसके बारे में बोलता है? पहली लाइन वो खुद को बोलता है कि मुझे थकना नहीं है, रुकना नहीं है, मैं ऐसे नहीं रुक सकता। दूसरी लाइन बोलता है मोस्ट ब्लेमलेस इज ही सेंटर्ड इन द स्फेयर। एंड थर्ड लाइन बोलता है जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे नहीं सीक्वेंस में ये लाइन चल रही है, इंपॉर्टेंट लाइन्स है। कम माई फ्रेंड टिस नॉट टू लेट टू सीक ए न्यूअर वर्ल्ड। कम माई फ्रेंड टिस नॉट टू लेट टू सीक ए न्यूअर वर्ल्ड। इतना भी लेट नहीं हुआ कि हम मीन्स अभी भी इतना ज़्यादा लेट नहीं हुए, हम अभी भी नई शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इसकी। ठीक है, ये देखना मेडुसा। मेडुसा क्या है? मेडुसा एक ग्रीक माइथोलॉजी में फिगर आता है, ये एक माइथोलिकल फिगर है। तो क्या होता है, ये कैसी एक लेडी होती है लेडी होती है और इसके कैसी लेडी है, इसके बालों की जगह स्नेक है। ठीक है, स्नेक हेयर्ड वुमेन है और इसको मॉडर्न लेडी से कंपेयर किया गया है। कैरोल एंड डफे ने इस मेडुसा पोइम में जो मिथिकल फिगर है इसको मॉडर्न लेडी से कंपेयर किया गया है और बता रहा है कि जो मेडुसा है इसकी आज की सिचुएशन में एक तो ये टेरिफाइंग है, ठीक है, और सिंपैथेटिक, दोनों टाइप से इसको कंपेयर किया है कि जैसे मॉडर्न जो वुमेन है आज की अपने हस्बैंड का अफेयर के बारे में पता लगने पर क्या हो जाती हैं, एक मॉन्स्टर का रूप धारण कर लेती हैं, मीन्स टेरिफाइंग हो जाती है। लेकिन उन पर वो सिंपैथी भी दिखाता है कि वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, कि वो अंदर से बाहर से तो वो उनको गुस्सा आता है, वो अपना टेरिफाइंग मॉन्स्टर का रूप धारण कर लेती है, लेकिन उन पे सिंपैथी की जानी चाहिए कि उनके साथ ये बहुत गलत हो रहा है। इस टाइप से ये दिखा रहा है। ठीक है, मेडुसा को दो टाइप से दिखाया है इसने, टेरिफाइंग एंड सिंपैथेटिक। ठीक है, बस इसकी यही स्टोरी है। और ये याद कर लेना, द वर्ल्ड्स वाइफ इसमें पब्लिश हुई है। कैरोल एंड डफे की पोइम है मेडुसा, पब्लिश्ड इन 1999 इन द कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स वाइफ। ठीक है, फिर हमारा था चर्च गोइंग, ये वैसे डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये किसका वर्क है? फिलिप लार्किन का है और लेस डिसीव्ड में पब्लिश हुआ है, साइकिल क्लिप। ठीक है, चलिए जी, आज के क्वेश्चन मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।